हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरे मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अंग्रेज जैसे पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास हम लोग आज 4 होने वाला है, यानी कि पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जितने भी भारत के पड़ोसी देश है सभी के बारे में विस्तार से हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग फिर से बोल रहे हैं, यहाँ से एकदम 100% की गारंटी देते हैं और 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न भी आप लोग यहाँ से पूछा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग जाके उठा के देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग को 100% प्रश्न देखने को मिलता ही। तो जाहिर सी बात है आप लोग को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को देखना ना भूले दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सभी का प्रश्न यहीं से ही आने वाला है, ठीक है। जो जो हम टॉपिक बताएंगे यहीं से आप लोग को आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में, राइट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल है, ठीक है। मुद्रा की बात करते हो अफगानी है, संसद का नाम शूरा, एंड राष्ट्रगीत अफगानिस्तान की बात करते थे पास्तो मिली सुरोद है, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बबराक वासा है, ठीक है। राष्ट्र दिवस दोस्तों 9 अगस्त है। राष्ट्र फूल की बात करते हैं कि करते हैं तो टूलिप है, ठीक है। राष्ट्र पशु की बात करते हैं तो बर्फीला चीता है। राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो गोल्डन ईगल है, ठीक है। और राष्ट्र भाषा की बात करते हैं तो पख्तो दारी है, ठीक है ना। एंड दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्र खेल की बात करते हैं तो राष्ट्र खेल बुजकाशी है, ठीक है, बुजकाशी है। धर्म की बात करती है इस्लाम सुन्नी है। उद्योग की बात करते हैं तो अफगानिस्तान देखिए सूती वस्त्र उद्योग हो गया, साबुन हो गया, जूता हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब वहाँ पे प्रमुख उद्योग है, ठीक है। आयात देखिए किस किस चीज़ का होता है? पूंजीगत उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद। और देखिए निर्यात किस चीज़ का होता है? अफीम हो गया, मूंगफली हो गया, कालीन हो गया, ऊन हो गया, ये सबको होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। देखिए प्राचीन काल में इसका नाम आप लोग का एरियाना एवं मध्यकाल में खुरासान रखा गया, ठीक है। पूछ देगा कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान का नाम क्या था, तो एरियाना हो जाएगा। और पूछ देगा मध्यकाल में क्या था, तो खुरासान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अहमद शाह दुरानी ने 1747 ईस्वी में पृथक अफगानिस्तान राज्य की स्थापना की, ठीक है। 1747 अफगानिस्तान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह दुरानी ने, ठीक है। देखिए 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध विद्रोह के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना, ठीक है। देखिए 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों के विरोध के विद्रोह के तत्पश्चात स्वतंत्र राज्य बना अफगानिस्तान, राइट। अफगानिस्तान में 1973 के विद्रोह के बाद राजतंत्र की समाप्ति हुई। पहले अफगानिस्तान में भी राजतंत्र की स्थापना थी, यानी कि राजा के द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन वो 1973 में एक विद्रोह हुआ, उसके तत्पश्चात समाप्त हो गया। देखिए आगे है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका व सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन क्या है एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया, ठीक है। देखिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका व सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया, राइट। देखिए 25 जून 2002 को हामिद करजई को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में वैधता प्रदान कर दी गई। कब? 25 जून 2002 ईस्वी को। ये सब आप लोग डेट याद करते जाइएगा, ठीक है। देखिए 9 अक्टूबर 2004 को हामिद करजई अफगानिस्तान के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने, है ना। पूछ देगा प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति अफगानिस्तान का, तो हामिद करजई हो जाएगा, ठीक है। कब बना था? तो 9 अक्टूबर 2004 ईस्वी को। देखिए अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है,
ठीक है। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। उस जगह बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो अफगानिस्तान में ही स्थित है, राइट। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में डूरन रेखा खींची गई थी। कब? 1896 ईस्वी में। पूछ देगा डूरन रेखा किस किस देश के बीच में खींची गई थी, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 ईस्वी में। आप लोग डेट को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख को स्पर्श करती है, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा है जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसको सिर्फ स्पर्श करती है, यानी कि टच करती है, बाद बाकी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करती है, ठीक है। भारत के साथ सबसे कम सीमावर्ती इलाके वाला देश अफगानिस्तान है, ठीक है। जितने भी 7 पड़ोसी देश है उसमें से अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है इंडिया के साथ, राइट। देखिए, वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है ना। जैसा कि आप लोग को एक साल या 1.5 साल पहले आप लोग को न्यूज़ देखने को मिला होगा, तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो अफगानिस्तान में अभी तालिबान का ही शासन चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेपाल के बारे में, ठीक है। तो नेपाल की राजधानी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो नेपाली रुपया है। संसद की नाम राष्ट्र पंचायत है। शासन प्रणाली की बात करते हैं तो संवैधानिक राजतंत्र है। राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो नेपाली है, ठीक है। और धर्म की बात करते हैं, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब है। प्रजातियां में देखिए, निवारी हो गया, इंडियन हो गया, तिब्बती हो गया, ये सब यहाँ वहाँ की प्रजाति है ना। उद्योग की बात करते हैं दोस्तों, उद्योग में आप लोगों को कालीन हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब उद्योग है। और नेपाल के राष्ट्र दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्र दिवस 29 मई को है। राष्ट्र पशु की बात करते हैं तो गाय है। राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो हिमालयी मोनाल है। राष्ट्र फूल की बात करते हैं तो बुरांस है। राष्ट्र खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल है। एंड राजनीतिक दल वहाँ देख लीजिए, नेपाली कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल है, ये सब है। अब इसका हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में ही स्थित है, ठीक है। जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। पूछिएगा सागरमाथा किस देश में स्थित है, तो नेपाल में है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, राइट। देखिए, नेपाल स्थित लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पूछेगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, राइट। देखिए, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है, ठीक। ये सभी प्रश्न पूछ दे सकता है। लुम्बिनी और चितवन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, सागरमाथा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाइएगा नेपाल। कैसे लगाइएगा, तो पढ़े हुए रहिएगा तब, ठीक है। नेपाल में 1991 के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी। नेपाल में 1991 के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को भी यहाँ पे बताएं, है ना। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। कौन थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। देखिए, 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था। नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ था, 20 सितंबर 2015 ईस्वी को। नेपाल 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, और एक ओर से चीन से घिरा हुआ है, ठीक है। नेपाल एक ओर से चीन से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए, भारत के कितने राज्य नेपाल को टच करते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। 1 2 3 4 5 राज्य के साथ नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रगीत वहाँ के देख लीजिए, सयो थुंगा फुल्का हामी। नेपाल का राष्ट्रगीत है सयो थुंगा फुल्का हामी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है ना। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सार्क का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, राइट। देखिए, ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की एथलीट गोरिका सिंह जो कि 13 वर्ष 255 दिन जो कि नेपाल की थी, जिनका संबंध तैराकी से था, है ना। सबसे कम उम्र के एथलीट जो कि गोरिका सिंह जो कि नेपाल से ही थी।
पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू नेपाल में ही स्थित है ना। ये बहुत बार और ये बहुत फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, है ना। देखिए यहाँ की मुख्य नदी आप लोग देख लीजिए, कोसी नदी हो गया, राष्ट्रीय खुखरी हो गया। नेपाल एक लैंड लॉक देश है, ठीक है। नेपाल एक लैंड लॉक देश है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। इसी कहा नेपाल ऐसा एक देश है जो कि कभी किसी के साथ गुलाम नहीं हुआ। नेपाल की अब हम लोग सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य जो कि शॉर्ट ट्रिक से आप लोग जान लीजिए, ठीक है। क्या है आप लोग का, बू से बू, है ना। देखिए बू से बी से बंगाल हो गया, यू से आप लोग का उत्तराखंड हो गया, से आपका सिक्किम हो गया, फिर बी से आप लोग का बिहार हो गया, यू से उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। और वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जितने 7 पड़ोसी देश है सभी के बारे में हम लोग विस्तार से और पढ़ लिए हैं। तो 4 क्लास से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रमुख रेखाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, इसे भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। मैक-मोहन रेखा किस किस देश के बीच में खींचा गया है, तो ये भारत और चीन के मध्य में खींचा गया है, ठीक है। देखिए 2014 बोल रहे हैं, सॉरी, 1914 के 27 अप्रैल को सीमा रेखा के रूप में इसका निर्धारण किया गया था, है ना। कब, 27 अप्रैल 1914 ईस्वी सन हेनरी मैक-मोहन द्वारा यह सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य इसकी अवस्थिति है, ठीक है। अब जान लीजिए आप लोग डूरंड रेखा। डूरंड रेखा के बारे में जान लीजिए। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। और यह रेखा जो है 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच में हुआ था, एक सहमति का नतीजा है। और इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया था, इसीलिए इस रेखा का नाम डूरंड रेखा कहा गया है, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए 1947 में सर सिरियल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा का निर्धारण किया था, है ना। 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच, और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया, ठीक है। और 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था, इसीलिए रेड क्लिफ नाम दिया गया। स्मरण रहे कि, ज्ञात रहे कि तब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, है ना। उस समय बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सा हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बांग्लादेश को तभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है। और देखिए 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक संप्रभुत्व संपन्न देश के रूप में अस्तित्व में आया, यानी कि पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 ईस्वी में, राइट। अब देख ले लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC। आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे LOC के बारे, तो उसके बारे आप लोग देख लीजिए। तो देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया एक लाइन है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य की वह युद्ध विराम रेखा है जो नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। इसे 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के परिणाम के स्वरूप शांति और तक बाद इस रेखा को बहाल किया गया था। कब, देखिए डेट आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद करते जाइएगा, 3 जुलाई 1972 ईस्वी को, ठीक है। 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 740 किलोमीटर है, 740 किलोमीटर है LOC रेखा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देख लीजिए, ये क्या है। देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध के दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे ही भारत चीन सीमा का LAC कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, जान लिए पूरे
तो हम लोग अब देखते हैं कुछ प्रमुख परियोजना है, ठीक है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखता है, ठीक है। तो देखिए संकोच परियोजना जो कि भारत और भूटान के मध्य में है, और ये आप लोग संकोरा नदी में स्थित है। चुखा परियोजना की बात करते हैं, ये भारत और भूटान के बीच में है, जो कि कौन सा नदी में ये परियोजना है, वांगचू नदी में। पंचेश्वर परियोजना की बात करते हैं, भारत नेपाल जो कि महाकाली नदी पे स्थित है। टनकपुर परियोजना जो कि भारत नेपाल जो कि महाकाली नदी पे स्थित है। कोसी परियोजना जो कि भारत बिहार और नेपाल के मध्य में है, यानी कि भारत और नेपाल के मध्य में है, जो कि ये कोसी नदी पे स्थित है ना। शारदा बैराज जो कि भारत और नेपाल जो कि काली नदी पे स्थित है। तालाब परियोजना जो कि भूटान और भारत के मध्य में है, जो कि वांगचू नदी में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कुछ एक ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का नाम क्या क्या है ना। भारत के पड़ोसी देश है, उसमें जो सैनिक होते हैं वो सब का नाम क्या क्या है देख लीजिए। भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सैनिक को क्या कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF। भारत चीन सीमा पर और भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस, देखिए क्या है, अच्छा, भारत चीन सीमा पर जो तैनात सैनिक रहते हैं उसको ITBP कहा जाता है, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है, ठीक है। और भारत नेपाल सीमा पर जो रहता है उसको सशस्त्र बल, यानी कि SSB कहा जाता है। देखिए सबसे प्रश्न बनता है और आया भी है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। भारत भूटान के सीमा पर तैनात सैनिक को क्या कहा जाता है, इसको भी SSB कहा जाता है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सैनिक को क्या कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF। और भारत म्यांमार सीमा पर तैनात सैनिक को क्या कहा जाता है, असम राइफल, ठीक है, यानी कि AR। उम्मीद करते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी राज्य देश के बारे में जितनी भी आप लोग बताएं, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कर सकें और आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करवा सकें, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, जितना भी आप लोग अभी पढ़ाए हैं 4 क्लास से, आप लोग इतना आप लोग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, आप लोग का लगभग 1 घंटा के लमसम हो जाएगा। उतना से अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का 110% की गारंटी देते हैं। इससे आप लोग 2 से 3 प्रश्न, या फिर कभी कभी 1 प्रश्न भी, कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न भी पूछ देता है, तो आप लोग को मान के चलिए 3 प्रश्न पूछ देगा, यानी कि एक प्रश्न का वैल्यू कितना होता है, 3 मार्क्स होता है। तो समझ सकते हैं 9 मार्क्स आप लोग 1 घंटा से आ रहा है, तो अच्छा की बात है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबा भी टॉपिक नहीं है ना। तो पढ़िए, और आप लोग के लिए और जितने भी साइकोलॉजी का है स्टूडेंट, उनको बहुत जल्द आप लोग के लिए नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के कैंडिडेट होंगे वो लोग थोड़ा इस वीडियो में हाजिरी लगा देंगे, ठीक है। जो जो भी कैंडिडेट साइकोलॉजी के हैं और इस वीडियो में लगा दीजिए, यस सर हम भी साइकोलॉजी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। जिनको जिनको नोट्स चाहिए वो आप लोग इस वीडियो में यस सर हमको चाहिए आप लोग कमेंट करके और बता सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं चाहिए वो नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।